इंस्टीट्यूशन के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। मैं अभी फिर से ममता दीदी को एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि क्या आपके पास ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लिए और वो बहुत सक्सेसफुल हुए हर एक के लिए? देखिए, ऐसा है कि इंस्टीट्यूशंस को हर एक व्यक्ति जो मतलब प्रिंसिपल है वो भी अपनी इंस्टीट्यूशन को अच्छा बनाना चाहते हैं। टीचर्स भी चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमारे कॉलेज का नाम हो। तो पहले जब मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे हर समय जीरो से स्टार्ट करना होता है। परंतु यहाँ जो मुझे शिक्षा मिली तो यहाँ का अनुभव और घर के भी संस्कार, तो ये सब मिला करके जब मैंने देखा कि मैं जिस कॉलेज में प्रिंसिपल बन के जा रही हूँ, तो मुझे इस कॉलेज में आने के बाद, क्योंकि मैं एज अ प्रिंसिपल आई हूँ, तो नेचुरली सब चाहेंगे कि कुछ विकास का कार्य करें। तो उसके लिए मुझे स्टूडेंट्स को भी समझना पड़ेगा किस एरिया के स्टूडेंट्स हैं। तो थोड़े बहुत हम लोग थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है और थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ता है। तो मेरी कॉलेज में जो बच्चे एनएसएस स्टार्ट किया हमने, तो एनएसएस के बच्चों को हम लोग सेवा भाव सिखाते हैं कि सेवा क्या होता है, समाज सेवा सिखाते हैं। तो एनएसएस के बच्चों का कैंप होता है वो तो आप सब जानते हैं, हर साल में एक बार 7 डेज़ का, पहले 10 डेज़ का होता था, फिर 7 डेज़ किया। तो एज अ एनएसएस प्रोग्रामर भी हमने काम किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि बच्चों में ये भावना जगे, पर उनके साथ थोड़ा आजकल बच्चों में एडिक्शन भी ज़्यादा होती है, ये खान पान की अशुद्धि होती है। तो मैंने हमारे एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर को बुलाया और कहा कि ऐसा है कि हमारा एक कैंपस है, रिट्रीट सेंटर, वहाँ एक गांव की सेवा करनी है। तो हम लोग इस बार इस गांव को एडप्ट करते हैं और बच्चों को रखेंगे ब्रह्मा कुमारीज़ के रिट्रीट सेंटर में। तो रिसेंटली हमने 50 बच्चों को, एक यूनिट को वहाँ भेजा। तो वहाँ बच्चों ने जो पाया, जो सेवा की, और उनको इतना अच्छा लगा। हमने एक्सपेरिमेंट ही किया था कि वो बच्चे, एनएसएस के बच्चे वहाँ क्या सीखते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी के माहौल में वो लोग रहे और वहाँ उन्होंने जो खान पान, क्योंकि लहसुन प्याज हम नहीं खाते हैं, तो ऐसा खान पान भी, और साथ में उनको व्यसन भी नहीं करना है, और साथ में मॉर्निंग उठ करके जो क्लासेस वगैरह हैं वो करने हैं, और साथ में सेवा भी करनी है। तो इतना बच्चों को अच्छा लगा। और लास्ट दिन एक बच्चा उठ करके सुनाने लगा अपना अनुभव। तो उन्होंने कहा कि वो बच्चे ने कहा कि मैं मैडम अभी तक किसी को बताया नहीं, लेकिन मुझे ना सिगरेट पीने की आदत थी, मना मैं चेन स्मोकर था। तो मैं सोच रहा था कि ब्रह्मा कुमारीज में तो सर ने मना बोला है कि मुझे सिगरेट नहीं पीना है, तो अब मैं क्या करूँगा। तो एक दिन छुप करके मैंने सिगरेट को हाथ तो लगाया, पर फिर उसके माइंड में आया नहीं मैं कैसे कैंपस में बैठा हूँ, मुझे यहाँ नहीं पीना चाहिए। तो उसने फिर कचरे के डिब्बे में वो छुपा के लेके आया होगा, तो फिर उसने कचरे के डिब्बे में डाल दिया। तो जब वो बोला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो फेल हो जाऊंगी क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो बच्चों ने कहा कि ये बहुत अच्छा हमको लगा, तो उनको एक एटमॉस्फेयर मिले। तो ये जो थॉट लैब वाली बात हम लोग करते हैं ना, तो वो थॉट लैब क्या है, एक ऐसा काउंसलिंग सेंटर है जहाँ बच्चे अपनी समस्याएं हैं, अपनी मतलब जो है मेंटल स्टेबिलिटी को अच्छी तरह से वहाँ पर जाकर के बना सके। तो ये थॉट लैब का प्रोसेस है, वो हर इंस्टीट्यूट में अगर होगा तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। दूसरी बात कि आजकल हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसको भी स्पिरिचुअलिटी के कारण, आप देखना, स्पिरिचुअलिटी के कारण आप
एक्टिव नहीं लेकिन प्रोएक्टिव होकर के काम कर सकते हैं। तो वर्किंग एफिशिएंसी भी मेडिटेशन से बढ़ती है। जब हम मेडिटेशन कराते हैं तो आपको करना क्या है, क्लासरूम में जाने से पहले 2 मिनट सब बच्चों को साइलेंस में बिठा के परमात्मा की याद में 1 मिनट भी अगर आप करेंगे ना और फिर पढ़ाना शुरू करेंगे तो बच्चों के माइंड में भी उसका असर होगा। टीचर का बोला हुआ एक एक वाक्य बच्चों के माइंड को असर करता है। तो ऐसे स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बना करके रखिए, और ऐसे एटमॉस्फेयर जब हम बना करके रखेंगे तो मैं समझती हूँ कि हम हर कार्य में सक्सेस हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। जी बहुत धन्यवाद। जैसे दीदी ने बोलते बोलते ये भी एक सुझाव दिया कि हम आप चिट पर लिख कर भेजेंगे। जी panelist, respected panelist and facilitator and my dear friends, इधर एक मैं सुझाव देना चाह रहा हूँ। अभी तक जो इधर चर्चा चला तो भी सुसाइडल आईआईटी में और बहुत कुछ कॉलेजेस में स्पेशल बर्डन हो रहा है, नैक का बर्डन हो रहा है, टीचर काम नहीं कर रहा है, वाइस चांसलर को बहुत बर्डन हो रहा है, सबको डीन को हो रहा है, और इवन ये घर में भी पेरेंट्स को हो रहा है। ये सब कुछ चल रहा है, सुना मैंने। इससे मेरे को एक सुझाव आया कि हम कॉलेज में रहते हो और यूनिवर्सिटी में रहते हो, उधर एक स्पोर्ट्स का टीचर रखते हैं, हम स्पोर्ट्स का टीचर रखते हैं। जैसा ये स्पेशल ऐसा ये केस अभी नया आया सुसाइडल, ऐसा सिनारियो पहले नहीं था स्टूडेंट का प्रॉब्लम, नाउ वो अब चालू हो गया ऐसा प्रॉब्लम। सो इसके लिए मेरा सुझाव ये है, एक स्पेशल अपॉइंटी कॉलेज में एक जैसा टीचर रहते, स्पोर्ट टीचर रहते, वैसे ही एक स्पेशल रखना है। तो वैसा रख दिए तो भी हम क्या करता है, ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ होल कॉलेज सिस्टम, जो भी बच्चे रहते हैं उनको करेंगे, एक बात। और वो क्या होता है, टीचर को बर्डन नहीं रहेगा। एज वी डिस्कस नैक वो जो भी होता है वो बहुत डिफिकल्ट है। आई डोंट नो इट, आई एम ए रिटायर्ड प्रिंसिपल of the degree college. Under me, one NAC I completed. And most of the student problem discussed is same, what I know it. तो ये हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि और एक चर्चा इधर हो गया कि ओम शांति का सेंटर वो कॉलेज में हम लोग एक सेक्शन बना के उधर ये करें, तो कॉलेज वाले मेरे को लगता है ओम शांति सेंटर को अलाउ नहीं करते। क्यों बोले तो वो लोग रहते हैं, हर एक कम्युनिटी वाले कॉलेज में रहते हैं, उनको एक एड्रेसिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उसके लिए वो भी एक थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और एक सुझाव है मेरे पास। ऐसा नहीं है, मैं खुद इसी ड्रेस में मेरे कॉलेज में जाती हूँ। नहीं होंगे वो अलग, आपका और पढ़ाती मेरा भी मत बुलाती रख भी रहा हूँ हूँ, मेरा मत रख रहा हूँ। तो और ऐसा वो सा प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये ओम शांति ने कंप्लीट ये ग्लोब के लिए देख ले रहे, ये जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए, उसके लिए ये ओम शांति से हर एक टीचर को ट्रेनिंग करके एक इंस्टीट्यूशन में स्टेट में भेज देना है, और उधर ट्रेनिंग करके वो लोग आप लोग ये ओम शांति की तरफ से वो टीचर जाना है, टीचर को सैलरी कॉलेज वाले पेमेंट करना है। ये सुझाव से एक सॉल्यूशन फुल बनेगा बोल के लगता है। थैंक यू। आपकी जो बात है, यूजीसी के सेक्रेटरी बैठे हैं हमारे सामने, तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी को आप नेट एग्ज़ाम जो होती है ना प्रोफेसर बनने के लिए, तो अगर नेट में ये सब्जेक्ट आ जाए और हर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट जैसे हर सब्जेक्ट होता है, ऐसे ये सब्जेक्ट पर एनईपी में ये धीरे धीरे आ रहा है, तो मेजर माइनर में भी आ जाएगा। तो मैं समझती हूँ ये हो सकता है, तो उसके लिए आप इनिशिएट लेंगे तो अच्छी बात है। हम तो साथ देने के लिए रेडी हैं, हम तो एक एक को सारे टीचर्स को वैल्यू एजुकेशन पढ़ाना चाहते हैं, तो ये इनिशिएट तो कॉलेज वालों को या यूनिवर्सिटी को ही लेना पड़ेगा, यूजीसी को ही लेना पड़ेगा।
जी, यहाँ पे बहुत अच्छा ममता दीदी ने भी गाइडेंस दिया और सर ने भी एक बहुत अच्छे इनपुट्स दिए हैं। यहाँ पे सिर्फ हम एक आपको बताना चाहेंगे, ब्रह्मा कुमारी संस्था ये एक रिलीजियस संस्था नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक संस्था है। तो स्पिरिचुअलिटी माना क्या, कहाँ से शब्द आ रहा है? स्पिरिट माना आत्मा, अध्यात्म माना आत्मा का अध्ययन करना। कोई भी धर्म तो देह के है, तो आत्मा तो हर जगह है और वो फिर देह का कोई एक धर्म फॉलो कर रहा है। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो मैं अपने बारे में जानती हूँ और अपनी आंतरिक शक्तियों का मैं विकास कैसे करूँ उस बारे में मैं जानती हूँ। तो ये अभ्यास माना अध्यात्म है। तो आध्यात्मिक, शैक्षणिक, तो अभ्यास ही कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मैं अपने को समझने की पढ़ाई कर रही हूँ, इसलिए एक शैक्षणिक संस्था भी है। और क्योंकि हर एक आत्मा की एम्पावरमेंट है, हम कहेंगे एक सामाजिक संस्था भी है। तो इस कारण हमारा ये जो थॉट लैब के सेटअप की बहुत बार बात हुई है, तो इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी। तो ये बहुत ही सेक्युलर वे से है, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक धर्म की बात नहीं हो रही है, सिर्फ खुद को जानना, उस परम शक्ति को जानना, उनसे जुड़ना, उनसे उस गुण शक्तियों को अपने में भरना और फिर वो जो ताकत है उसके आधार से अपने जीवन के अलग अलग चैलेंजेस को फेस करना। वो जो टूल्स है वो वहाँ पे दिए जाते हैं। और फिर इन जनरल जैसे काउंसलिंग है या कोई टेक्नो स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट्स है, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है जो पढ़ाई भी करे और ऐसी चीज़ों को भी समझे। तो वहाँ पे रिलीजन का कोई वो बैरियर नहीं है। और आपने जैसे कहा कि फिर एक ऑप्शन आपने दिया कि ट्रेनिंग्स मिलती रहे टीचर्स को, तो ज़रूर हम ये करते ही हैं। हमारा नया एक प्रोजेक्ट भी आ रहा है लीप करके, उसमें भी हमने FDPs, SDPs के साथ FDPs भी प्लान किए हुए हैं। तो ज़रूर आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं कि आपके यहाँ के फैकल्टीज़ के लिए FDPs प्लान करें, जो आकर ये सारी बातें, मैम का भी प्रश्न था कैसे हम सब मैनेज करें, तो एजुकेटर्स के लिए भी ट्रेनिंग ज़रूरी है और रेगुलर बेसिस पर उसको टचअप करना ज़रूरी है, अपग्रेड करना ज़रूरी है। तो अभी के चर्चा सत्र को विराम देते हुए एक लास्ट प्रश्न, मैं समझती हूँ कि मैं समझती हूँ ये आगे बढ़ता जाएगा। आपको जिस भी पैनलिस्ट से जो भी प्रश्न पूछना है ऑफ स्टेज आप पूछ सकते हैं, हमें समय की सीमा है। दीदी आप क्या कहना चाहेंगे अभी, क्योंकि समय की सीमा है हमें। हाँ बोलिए। मैं समझती हूँ टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो सबके विचार जो है वो ये होते जा रहे हैं। अच्छा, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है ये गवर्नमेंट की एक प्रयोगशाला जैसी बनी हुई है। मतलब विशेष करके इस संदर्भ में कहना चाह रहा हूं मैं कि जब तक एक पॉलिसी शुरू होती है 3-4 साल जब तक वो इम्प्लीमेंट होती है तब तक दूसरी पॉलिसी आ जाती है। तो जैसे अभी CBCS सिस्टम था, जैसे हम CBCS सिस्टम को हम लोग रन करने लगे, समझने लगे, तब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 शुरू हुई, 2025 में जाकर के अब हम उसको धीरे धीरे अपनी सिलेबस में और अपनी कोर्सेस में सम्मिलित कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अगर 2-3-4 साल बाद अगर ये भी चेंज हो गया तो इससे इंस्टीट्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तो है नहीं कि हम उस पॉलिसी को लागू करें या इतना सिलेबस कुछ लागू करें। तो इस पर कुछ विचार होना चाहिए कि एक पॉलिसी लागू हो तो उसको समय देना चाहिए कि जैसे को इम्प्लीमेंट। जी, आपका थॉट उनके सामने आ गया है, ज़रूर ये इसके ऊपर विचार भी करेंगे। और जैसे हम समझते हैं हम हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर, समाधान के ऊपर ध्यान रखें, और समाधान मिले इसीलिए समस्याएं सामने रखी जा रही है। बट समय की सीमा है, हमें आप सबको साइट सीइंग के लिए भी जाना है, उसके पहले भोजन भी कर लेना है। सो अभी के चर्चा सत्र को हम यहाँ पे विराम देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आदरणीय डॉक्टर संजीव शर्मा सर को पूछना चाहूँगी कि अभी तक जो हमने बातें की उसमें हमने मेनली मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग की बात की स्टिकली। और मैं क्या समझती हूँ लीडर्स एक मेन दुआ है इन सारी चीज़ों के बीच में। अभी मैं आगे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। इसमें मिसिंग लिंक है वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, जो भाई ने बताया कि हमें मतलब पास करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। क्यों करना पड़ता है, क्यों करें? वैल्यूज़ को आप अपने एथिक्स को, वैल्यूज़ को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे अवश्य सफलता है। सेटअप नया नया है NEP का,
जब हमारे यहाँ वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के कोर्सेस बने थे, मैं उस स्पिरिचुअल एजुकेशन में भी पढ़ती भी थी, पढ़ाती भी हूँ। यहाँ भी पढ़ती भी थी, पढ़ाती भी थी। दोनों सिस्टम को मैंने देखा है, मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। ब्रह्मा कुमारी इसके एजुकेशन को भी देखा है और बाहर के एजुकेशन को भी देखा है। लेकिन कॉन्फिडेंस, जब हम वैल्यूएबल है, हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी, हम स्पिरिचुअल है, तो अगर बच्चे कोरा रख के आ जाते हैं तो उसको अवश्य फेल कीजिए। क्यों पास करते हैं? हम अपनी अवस्था से नीचे क्यों गिरे? और नए सेटअप में समझने में टाइम लगता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब एक बार सेटअप हो जाता है तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। फिर हम उससे भी आदी हो जाते हैं। जैसे पहले गुरुकुल पद्धति से हम लोग आदी थे, आज नया सेटअप बन रहा है तो नए नए विचार आ रहे हैं, उस विचारों को भी हमें फॉलो करना है, कोशिश करनी है। नहीं आता है तो सीखना है, सीखने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और जब हम एक बार सीख जाते हैं कोई चीज़ तो हमें वो बिल्कुल सरल लगती है, फिर बर्डन नहीं लगता है। तो इसीलिए किसी काम को हम जब बर्डन समझ के करते हैं, ये मेरा काम नहीं है, टीचर का काम खाली पढ़ाना है। अरे टीचर का काम खाली पढ़ाना नहीं है, टीचर का काम तो निर्माण का है, समाज का निर्माण करना है, बच्चे का लाइफ बनाना है। ये वेल बीइंग की जो हम बात कर रहे हैं वो जिम्मेदारी हमारी है, कोई डॉक्टर इंजीनियर की नहीं है, टीचर की है। तो इसलिए अच्छा समाज बनाने के लिए एक विजन दिया, फिर विकसित भारत 2047, है ना। तो 47 तक अभी हम हैं, तो 47 तक हम एक अच्छा स्वर्ग बना देंगे इस दुनिया को, और भारत को नंबर 1 जीडीपी तक ले आएंगे, महासत्ता बनाएंगे। ये एक हमको दिया, स्वप्न दिया, तो उस स्वप्न को लेकर के विचार मांगे हैं। तो यूजीसी ने भी अपने सेटअप को पॉलिसीज़ बनाई, NIRF को भी भरना है, GSIRF को भी भरना है ना, सब कुछ करना है, NAC में भी जाना है। तो एक अच्छा सा पेड़ बनाना है जिसमें अच्छे फल लगे। तो ये मिसिंग लिंक जो है ना, वो ये वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी है, जो इस एजुकेशन में आज सरकार को पता चला है कि भाई IKS होना चाहिए, वैल्यू एडेड कोर्सेज होने चाहिए। और तब जाकर के बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने ब्रह्मा कुमारीज के साथ वैल्यू एजुकेशन के कोर्सेज के MOU किए, क्योंकि ये बताने वाली पहली इंस्टीट्यूशन कि मूल्य होने चाहिए, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय थी। तो इसीलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस बस वैल्यूज़ और स्पिरिचुअलिटी को बनाए रखें, लाइफ में आत्मविश्वास से आगे बढ़े। ओम शांति। जी, इसी धागे को आते लेते हुए मैं अगला प्रश्न पूछना चाहूँगी भ्राता महेंद्र भाई जी से, कि जो बात उभर कर अभी आई हुई है कि स्पिरिचुअल वेलबींग ये इंश्योर करना एजुकेटर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स का, मेन टू स्टेक होल्डर्स का, ये हम सहज रूप से अपने कैंपसेस में कैसे कर पाए, लाइक विदाउट इम्पोजिंग एनी स्पेसिफिक बिलीव्स। क्योंकि एक न्यूक्लियर मेनली जब उनकी बात चल रही है, हम बाकी भी एस्पेक्ट्स को आगे देखते जाएंगे। अब मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर ममता दीदी जी से कि जब एजुकेटर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, इनके बीच का एक संबंध है, बहुत एक पवित्र संबंध है। अब ये संबंध जब बहुत सुंदर रूप से एक सुंदर रूप ले लेता है, तो आप हमें ये थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि जी कैसे इस सुंदर संबंध को डेवलप किया जाए, और जब वो बहुत एक सुंदर तालमेल उन दोनों के बीच में, रैपो उन दोनों के बीच में, तो वो एक कैसा एक रिपल इफेक्ट लाएगा पूरे यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट या कल्चर डेवलप करने के लिए। ओम शांति। सम्माननीय मंच और आप सभी, प्रश्न टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का है। आजकल बच्चे जो है वो टीचर से कभी कभी, इसलिए कि ऑनलाइन एजुकेशन हो गया है, तो टीचर से थोड़ा दूर भी रहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और अभी तो हाइब्रिड मोड, बहुत सारे जो है वो तरीके से
टीचर और स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन जब मैं अध्यापक के रूप में पढ़ाने जाती हूँ तो सबसे पहले बच्चों को क्या होता है कि टीचर कैसा होगा उनको तो पता नहीं है, और टीचर को पता नहीं है कि बच्चे मेरे सामने बैठे हैं वो किस टाइप के हैं। तो धीरे धीरे उनसे एक तालमेल बनाना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि बच्चे जो है ना वो अपने मम्मी पापा से ज़्यादा टीचर की सुनते हैं। तो टीचर को ये चाहिए कि कभी कभी बच्चों को कहते हैं आज नहीं कल आना, परसों आना, तो बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे किसी से, तो हमने कहा कि हम स्टूडेंट्स को ये हमेशा स्टूडेंट्स को सुनो। जब बच्चा अपनी कोई प्रॉब्लम्स लेके आता है, चाहे पढ़ाई की प्रॉब्लम्स हो चाहे घर की प्रॉब्लम, पहले वो पढ़ाई की लेके आएगा, फिर वो आपके ऊपर विश्वास करता है, क्योंकि विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। टीचर स्टूडेंट में आपस में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर बच्चे आपसे नज़दीक आएंगे और फिर आप देख सकते हैं कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है। तो जब हम पहली बार बच्चों को क्लास में बुलाते हैं तो मैं पूछती हूँ कि किसको गीत गाना आता है, किसको डांस करना आता है, किसको लिखना अच्छा आता है, किसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है ना। तो फिर उन बच्चों को हम कहते हैं कि बाद में फिर क्लास के बाद तुम हमसे पर्सनली मिलना। तो फिर बच्चे क्लास के बाद आते हैं तो फिर हम उनका पर्सनल काउंसलिंग करते हैं। तब हमें पता चलता है कि वास्तव में बच्चों के अंदर क्या क्वालिटीज़ है। तो हम ये सब आजकल क्या है कि सभी क्या बोलते हैं पता है, अभी वो भाई मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे राजकोट वाले कि आप कैसे मैनेज कर लेते हो, क्योंकि इतना वर्क होता है प्रिंसिपल को। तो लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो ये कहते हैं ना कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता, वास्तव में वो बहुत ही फ्री फालतू बैठा होता है। जिनके पास सचमुच में टाइम नहीं होता वो कभी ये बोलता भी नहीं है, क्योंकि वो उनका वर्क करते जाते हैं, क्योंकि ये वर्क मेरा है और मुझे करना है और मैं करूँगा ही। तो अगर खुशी खुशी करे, लेकिन हम बहुत टाइम ही नहीं मिलता, इतना फ्री बिजी रहते हैं बहन जी, इतना बिजी रहते हैं, हम सबको ये बोलते रहते हैं। उससे क्या होता है, हम खुद स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसीलिए हम बिजी नहीं हैं, हम इजी है। तो इजी वे में हम जो भी कार्य करेंगे उस रूप में पॉजिटिव होके, फिर ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट्स और टीचर को आपस में कंधे पे हाथ रख के, टीचर के कंधे पे हाथ रख के या साथ में वो पान बीड़ी मसाला खा के मित्रता करे। मित्रता नहीं होनी चाहिए, ऐसी मित्रता स्टूडेंट्स के साथ नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहती थी कि देखो एग्ज़ाम में आपको स्ट्रिक्ट रहना है। अगर आप एग्ज़ाम में उनको चोरी करवाते हो, कुछ लिखवा देते हो, स्टूडेंट बाहर जाके तुरंत बोलेगा आज तो मज़ा ही आ गया, ममता मैडम ने सारे क्वेश्चन के आंसर हमको लिखवा दिए। इज्जत किसकी जाएगी? टीचर की। तो इसीलिए स्टूडेंट के साथ इतना डिस्टेंस रखिए कि वो आपकी इज्जत भी करे और आपसे प्रेम भी करे, माना प्रेम से आपका रिस्पेक्ट भी करे, और आपको भी सभी स्टूडेंट को समान रूप से देखना चाहिए। तो ये टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चे जो है वो आपके पास आते हैं और आपको अपनी बातें, अपने दिल की बातें भी सुनाते हैं कई बार कि मैडम मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है। तो हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, न कि उस बच्चे की प्रॉब्लम पूरे स्टाफ में या पूरी जगह गाते फिरे, ना। तो इस प्रकार से बच्चों को बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ता है, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो चाहे स्कूल का स्टूडेंट हो। जी, बहुत ही सुंदर। जैसे दीदी जी ने कहा कि अपने प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ को ख्याल में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें उनके साथ वो तालमेल बनाना है, जहाँ पे वो टीचर स्टूडेंट रिलेशन का जो एक रिस्पेक्ट है वो भी कायम रहे, लेकिन बच्चे इतने फ्री भी हो जाए जो उनके दिल में अगर कोई गुंजाइश है
तो टीचर को वो अपने पेरेंट के रूप में, एक गाइड, मेंटोर के रूप में देखे और उनसे उसको साझा कर पाए। क्योंकि अभी के समय पर हम देखते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, सिटीज़ में बच्चे बाहर गांव से आए हुए रहते हैं, हॉस्टलाइट्स ज़्यादा रहते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनके पास फिज़िकली अवेलेबल नहीं है। तो हम एजुकेटर्स का, टीचर्स का वो